नमस्कार साथियों, वीणा पानी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक राजस्थान के इतिहास के एक टॉपिक, जिसका पहला टॉपिक जो है वो है संधियाँ। राजस्थान के इतिहास का सिलेबस का अपन ने पिछली वीडियो में डिस्कशन कर लिया था और राजस्थान के इतिहास को अपन ने 3 भागों में बांटा था। प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और आधुनिक राजस्थान का इतिहास। ये जो आधुनिक राजस्थान के इतिहास का जो पोर्शन है, अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ है प्री का और भी पीछे जो एग्जाम हुआ है, आपने देखे होंगे कि आधुनिक राजस्थान के इतिहास में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो पार्ट है ये फैक्ट पर आधारित है। तो इसमें बच्चों को थोड़ी दुविधा होती है पढ़ने के लिए, वो बुक्स वगैरह से नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए हम आधुनिक राजस्थान के इतिहास के टॉपिक को पहले करवा रहे हैं और बाकी जो पार्ट बचेगा वो बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आधुनिक राजस्थान के इतिहास में सिलेबस में अपन ने देखा था कि पहला जो अपना टॉपिक है वो है संधियां। आपको पता है राजपूताना के राजाओं ने सबसे पहले जब दिल्ली में मुगल सत्ता थी तो उन्होंने मुगलों के साथ संधियां की और बाद में जब धीरे धीरे मुगल सत्ता कमजोर होने लगी तो राजपूताना के राजाओं ने मराठों के साथ और उसके बाद अंग्रेजों के साथ संधियां की। तो संधियां क्यों की जाती है, क्या कारण है और कौन कौन सी संधियां की गई थी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है अपना जो उसके बारे में चर्चा करेंगे, राजस्थान के राजपूत राजाओं के द्वारा की गई संधि। तो देखिए, सबसे पहले संधियों के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ी सी अपन बात करते हैं कि राजपूताना के राजाओं को या अंग्रेजों को राजस्थान के राजाओं के साथ संधियां क्यों करनी पड़ी। तो आपको पता है कि अपन समझते हैं इसको इस तरह से, दिल्ली की सत्ता पर आपको पता है कि मुगल साम्राज्य जो था वो राज कर रहा था। मुगल साम्राज्य के शासक की अगर बात करें तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कहाँ से हुई है, तो बाबर ने स्थापना की थी। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब तक तो मुगल साम्राज्य जो था वो प्रभावशाली तरीके से शासन कर रहे थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है, कौन सा शासक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके पश्चात जो राजा थे, जैसे औरंगजेब के बाद जो शासक बने थे वो बने थे बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर, उसके बाद रफीउद्दौला, फिर रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। ये जो शासक थे ये इतने प्रभावी ढंग से शासन नहीं कर पाए। इसके कारण पूरे भारत में दो अन्य शक्तियां उभरी और वो जो दो अन्य शक्तियां थी कौन सी थी, एक जो थी शक्ति थी वो थी मराठा और एक जो शक्ति थी वो थी अंग्रेज। ये अपन ने देख लिया कि मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर मराठे जो थे उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया और मुगल साम्राज्य और मराठों की कमजोरी का फायदा उठाकर भारत में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो मुगलों के बारे में तो अपन ने देख लिया कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात के बाद के जो राजा थे, जो मुगल राजा थे, वो कमजोर थे, जिसकी वजह से मराठा शक्ति जो थी वो अस्तित्व में आई। एक बार बात करते हैं अपन मराठा शक्ति के बारे में। आपको पता है मराठा साम्राज्य की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है, शिवाजी महाराज के द्वारा। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले मराठा शक्ति को केंद्रीकृत किया और एक साम्राज्य की शुरुआत की। शिवाजी महाराज 1727 से लेके जब उनका जन्म हुआ था तब से लेके और पुरंदर की संधि, आपको पता है अपने जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई थी, औरंगजेब के समय ये शासन कर रहे थे। तो शिवाजी से लेकर और शिवाजी के बाद अगर बात करें छत्रपति साहू के काल तक अगर बात करें तो मराठा साम्राज्य काफी अपना क्षेत्र विस्तार कर चुका था और जैसे ही औरंगजेब का पतन हुआ वैसे ही छत्रपति साहू ने मराठा साम्राज्य को तेजी से विस्तारित किया। छत्रपति साहू के द्वारा एक जो इंपॉर्टेंट काम किया गया वो क्या किया गया, छत्रपति साहू ने मराठा साम्राज्य में एक नए पद, पेशवा पद की शुरुआत की। तो पेशवा पद की जो शुरुआत की उसमें सबसे पहले जो पेशवा बने थे वो बने थे बालाजी विश्वनाथ। पहले जो पेशवा थे वो कौन से थे, बालाजी विश्वनाथ।
ये क्वेश्चन आपको इंडिया जीके में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पहले पेशवा कौन बने थे? बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद अगर बात करें नंबर दो पे जो पेशवा बने थे, जो सबसे शक्तिशाली पेशवा थे और जिनके बारे में आपने मूवी भी देख रखी है, बाजीराव, या जिनको आप बाजीराव प्रथम भी कह सकते हैं। कौन सी मूवी? बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी वो इन्हीं बाजीराव पे बनी हुई। उसके बाद जो इनके बाद जो पेशवा बने थे उनका नाम था नंबर 3 पे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। ये तीन जो पेशवाओं का काल है, इन तीन पेशवाओं के काल में मराठों ने सबसे ज्यादा शक्ति को विस्तारित किया। तो ये तीन जो पेशवाओं का काल है, इनके काल में मराठा साम्राज्य सबसे बुलंदी पर था। बाजीराव जो थे इनका कालक्रम, बालाजी विश्वनाथ का जो कालक्रम था 1713 ईस्वी से 20 तक था, इनका 1720 से 40 तक था और इनका 1740 से लेके 61 तक। ये 1720 से 40 के बीच का जो कालक्रम है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, बाजीराव प्रथम, ये जो कालक्रम है, ये कालक्रम सबसे महत्वपूर्ण कालक्रम था मराठों की दृष्टि से। तो 1720 से 40 का कालक्रम महत्वपूर्ण था और 1740 से 61 जो बालाजी बाजीराव थे, इन्होंने भी साम्राज्य विस्तार, मराठों के साम्राज्य विस्तार में बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन 1761 का वो साल था जब भारत में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, आपको सबको पता है, पानीपत का तीसरा युद्ध, और पानीपत के इस तीसरे युद्ध में भारत पे आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस किसके बीच में हुआ था? मराठा। अहमद शाह अब्दाली में मराठों के मध्य ये युद्ध हुआ था। मराठे अहमद शाह अब्दाली से संघर्ष करने के लिए गए थे और ये मुगल बादशाह की तरफ से गए थे। मुगल बादशाह ने इनको 51 लाख रुपए दिए थे और उनकी तरफ से ये युद्ध करने के लिए गए थे। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इस युद्ध में, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, इस युद्ध में मराठे इतनी बुरी तरह से पराजित हुए कि मराठों की जो शक्ति थी वो क्या हो गई? कमजोर हो गई। मराठों की शक्ति कमजोर हो गई। इसके बाद एक नई शक्ति जो भारत में अस्तित्व में आई और वो शक्ति थी अंग्रेज। तो अपन ने देखा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य जो था वो उत्कर्ष की ओर बढ़ा और जैसे ही 1761 का पानीपत का युद्ध होता है, उसके बाद मराठा शक्ति जो थी वो कमजोर हो गई और इसके बाद एक नई शक्ति भारत में प्रवेश कर रही थी जिसका नाम क्या था? अंग्रेज। तो अब अपन बात करते हैं अंग्रेज शक्ति के बारे में। अंग्रेजों के अगर आगमन की बात करें तो आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सबसे पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज की बात करें तो कौन था? हॉकिंस। भारत आने वाले जो प्रथम अंग्रेज थे हॉकिंस, और ये किसके दरबार में आए थे? ये आए थे किसके? जहांगीर के दरबार। और भारत आने वाले दूसरे अंग्रेज कौन थे? तो दूसरे थे सर टॉमस रो। और ये भी किसके काल में आए थे? जहांगीर के काल में आए थे। लेकिन ये जो सर टॉमस रो जो आए थे, भारत जो आए थे, ये जहांगीर से किस जगह मिले थे? तो आपको याद रखना है, ये जहांगीर से अजमेर में आकर इन्होंने मुलाकात की। तो ये राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से एक अच्छा फैक्ट है कि सर टॉमस रो जो थे वो जहांगीर से कहाँ मिले थे? अजमेर में मिले थे। ये अंग्रेज भारत में आए। इन्होंने भारत में आने के बाद यहाँ के जो मुगल राजा थे उनसे व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक व्यापारिक कंपनी। भाई ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूर्व, और पूर्व के साथ अंग्रेजों को व्यापार करना था, उसके लिए कंपनी बनाई थी जिसका नाम क्या रखा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी के ही जो प्रतिनिधि थे उसके रूप में हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए। मुगल शासकों ने इन्हें परमिशन, व्यापार की अनुमति दे दी। और बात करें अगर 1600 ईस्वी से लेके और 1757 ईस्वी
1757 ईस्वी तक कंपनी ने भारत में व्यापार किया। हालांकि इन्होंने धीरे धीरे व्यापार को भी बढ़ाया था, लेकिन उस सब चीजों पे नहीं जाएंगे। इन्होंने केवल व्यापार का कार्य किया। 1757 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। 1757 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। क्या नाम है? प्लासी का युद्ध। और 1757 और 1764 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। यानी आप ये कह सकते हो कि भारत में पहली बार अंग्रेजों ने अगर हथियार उठाए थे या पहली बार अंग्रेजों ने अगर आमने सामने की लड़ाई लड़ी थी तो वो ये दो युद्ध थे। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई। इधर आप देख रहे हो 1761 ईस्वी में मराठे जो है वो अहमद शाह अब्दाली से हार चुके हैं, और उधर 1761 में जब मराठे हार चुके हैं और उधर जब अंग्रेज 1764 में बक्सर का युद्ध जीत चुके हैं, जिसमें इन्होंने बंगाल के नवाब को हराया था, इन्होंने दिल्ली के बादशाह को हराया था, इन्होंने अवध के नवाब को भी हराया था। इन तीन बड़ी शक्तियों को जब अंग्रेजों ने हरा दिया तो अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और यहीं से अंग्रेजों का राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ होता है। मतलब इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। वो व्यापार करना जो था वो गौण उद्देश्य बन गया, और ये अब भारत में राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करने लग गए। 1757 ईस्वी से लेके और आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं संधियां, राजपूताना के राजाओं के साथ जो संधियां हुई थी, जो अधिकतर रियासतों के साथ जो संधियां हुई थी वो कब हुई थी? 1818 में। 1818 में राजपूताना के अधिकतर राजाओं के साथ क्या हुई थी? संधियां हुई थी। तो अब देखो 1757 और 1764 के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। अंग्रेजों ने उस समय सबसे बड़ी शक्ति कौन थी? तो इनके सामने चुनौती थे मराठा। ये जो मराठा थे ये राजपूताना पर भी अधिकार कर रहे थे। आपने अगर देखा हो, थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो राजपूताना की रियासतों में भी मराठों ने खूब लूटमार की थी। सबसे पहले इन्होंने बूंदी के राज्य में हस्तक्षेप किया था। बूंदी के बुद्ध सिंह की पत्नी थी जिसका नाम था अमर कुंवरी। वो जो अमर कुंवरी थी वो जयपुर के सवाई जय सिंह की बहन थी। तो अमर कुंवरी ने अपने पुत्र कौन? उमेद सिंह को शासक बनाने के लिए मराठा सरदार होलकर को कुछ पैसे दिए थे और राखी भेजी थी। तो मराठों ने राजस्थान में सबसे पहले पूछा जाए कि किस राज्य के मामले में हस्तक्षेप किया था, तो क्या कहोगे? बूंदी के मामले में। बूंदी राज्य में उन्होंने हस्तक्षेप की शुरुआत की। उसके पश्चात मराठों ने धीरे धीरे पूरे राजस्थान को लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने मेवाड़ के राज्य में भी उन्होंने जोत वसूली की। उसके अलावा जयपुर के ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसमें भी मराठों ने खूब हस्तक्षेप किया था। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, और कृष्णा कुमारी और उसकी जो शादी हुई थी पहले तो भीम सिंह राठौड़ से तय हुई थी और उसके बाद जयपुर के जगत सिंह के साथ तय हुई थी। तो इन सब विवाद में भी मराठों ने बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई थी। तो मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि मराठे जो थे वो राजपूताना को भी काफी परेशान कर रहे थे और अंग्रेजों को भी काफी परेशान कर रहे थे। तो अंग्रेज और राजपूताना के शासक दोनों मराठा से मुक्ति चाहते थे, इसलिए इन दोनों के बीच में संधियां हुई। भाई अपन कौन सी संधियां पढ़ रहे हैं? अंग्रेजों के मध्य और राजपूताना के मध्य संधियां हुई, उनको पढ़ रहे। ये संधियां क्यों हुई? वो हुई मराठों के आतंक के कारण। एक इतिहासकार है जिनका नाम है यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार ने ऐसा कहा था कि राजपूताना की मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि राजपूताना की रियासतों के जो दरवाजे हैं और जो रक्षक हैं दोनों ही हटा लिए गए। इस तरह से मराठा क्या कर रहे हैं? लूटपाट कर रहे हैं। तो ये जब स्थिति बनी तब अंग्रेजों को मौका मिल गया राजपूताना के राजाओं के साथ संधियां करने का। और चूंकि राजपूताना के राजा भी मराठों से परेशान थे तो वो भी ये चाहते थे कि हमें अंग्रेजों की सहायता मिल पाए जिससे हम मराठों के आतंक से मुक्ति पा लें। तो ये जो कारण थे इसके कारण हुई है राजस्थान के राजाओं और अंग्रेजों के मध्य क्या हुई है? संधि। अपने को कारण पता होना चाहिए। हल्दी घाटी युद्ध का क्या कारण था ये आपको पता होना चाहिए। खानवा के युद्ध का क्या कारण था ये भी आपको पता होना चाहिए। अंग्रेज भारत में क्यों आए थे ये आपको पता होना चाहिए। मुगल भारत में क्यों आए थे ये आपको पता होना चाहिए। जब ये आपको कारण पता होंगे तब आपको इतिहास रटना नहीं पड़ेगा।
आपको इतिहास याद करने में रुचि भी रहेगी और आप उसको जल्दी भी याद कर पाओगे। इसलिए हमेशा किसी भी चीज का कारण पता होना चाहिए। आप कोचिंग क्यों आते हैं, कारण क्या है? हमें नौकरी लगना है, हमें वीडियो बनना है, हमें आरएस बनना है, हमें एसआई बनना है, हमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बनना है। तो ये कारण है। जब आपको कारण स्पष्ट होते हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छे से होती है। जब कारण पता होंगे तभी हम टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो संधियों के ये कारण, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार छोटा सा रिवाइज देख लो। मुगल सबसे पहले सत्ता में थे। राजा औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन की हो रहा है। तो मराठे जो थे वो मराठों का उत्थान शुरू हो गया। मराठों में विशेष तौर से छत्रपति साहू के समय अगर बात करें, छत्रपति साहू के समय मराठा साम्राज्य सबसे तेजी से फैला। लेकिन 1761 बालाजी बाजीराव जो पेशवा थे, उनके समय 1761 में एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह हार हो गई थी। ये तक बताया जाता है कि इतिहासकारों ने कहा है कि ये जो युद्ध था इसमें मराठा साम्राज्य, मराठा सेना के लगभग 1 लाख जवान शहीद हुए थे। कहते हैं मराठा जो साम्राज्य था उसमें ऐसा कोई परिवार नहीं बचा था जिसके घर से कोई व्यक्ति शहीद ना हुआ। तो ये मराठों के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। और इसके बाद जैसे ही ये मराठे थोड़े से कमजोर होने शुरू हुए, वैसे ही हम देखते हैं कि अंग्रेज जो है भारत में आने शुरू हो गए और अंग्रेजों ने और राजपूताना के राजाओं ने संधियां कर ली, क्योंकि वो मराठों से दोनों ही क्या थे, परेशान थे। तो ये कारण थे संधियां करने। अब अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान की संधि। तो कारण आपको पता चल गया। अब शुरुआत करते हैं संधियों के बारे में। संधियों में देखो, सबसे पहले राजपूताना के राजाओं की जो संधियां हुई वो 2 प्रकार की संधियां हुई। कौन सी? 2 प्रकार की संधियां हुई। उससे पहले अपन क्या चीज देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे ये पूछा जाए कि ये जो संधियां हुई थी, भाई उद्देश्य पूछा जाए, संधियों करने का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? उद्देश्य में 2 उद्देश्य आएंगे। पहला उद्देश्य जो आएगा वो आएगा राजपूताना के रियासतों का, मतलब राजपूत राजाओं ने क्यों संधियां की। और दूसरा जो उद्देश्य आएगा वो किसका आएगा? अंग्रेजों का। यानी अंग्रेजों की संधियां करने के क्या उद्देश्य, ये दोनों के उद्देश्य अपने को पता होना चाहिए। तो राजपूताना के राजाओं का उद्देश्य की बात करेंगे तो ये तो मराठों के आतंक से त्रस्त थे। यानी मराठों के जो लगातार आक्रमण हो रहे थे उनसे सहायता या उनसे बचाव के लिए इन्होंने अंग्रेजों से संधियां की। और अंग्रेजों की अगर बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूताना के शासकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। क्योंकि अंग्रेजों को आपको पता है कि ऐसे बहुत सी चीजें, फिर अपन अलग नहीं जाएंगे। राजस्थान में बहुत से उद्योगों पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। जो सबसे प्रमुख उद्योग था नमक उद्योग, उस पे भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था और यहाँ से बहुत अधिक रेवेन्यू जनरेट होता था। तो वो चाहते थे कि राजपूताना के शासक अभी कमजोर है और हम उन पे क्या कर लें, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लें। और ये तो इनका पहला कारण। और दूसरा क्या होगा, तो ये खुद मराठों से तंग थे, तो ये भी चाहते थे कि अगर राजपूताना के राजाओं के साथ दोस्ती हो जाएगी, उनके साथ संधियां हो जाएगी, तो हमें मराठों से मुकाबला करने में आसानी हो जाएगी। तो ये दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बात। दूसरा, पहला तो संधियों में आता है उद्देश्य, दूसरा जो आता है वो होती है कार्य प्रणाली। देखो अपन सीधे सीधे टॉपिक की शुरुआत कर देंगे कि भाई इस रियासत ने संधि की, इस रियासत ने संधि की, ये बात सही है। लेकिन आजकल आपको पता है क्वेश्चन बहुत डीपली पूछे जाते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जिसमें ये दे देंगे कि राजपूताना के राजाओं के अंग्रेजों के साथ संधियां करने के निम्नलिखित में से क्या कारण थे या क्या कारण नहीं थे, तो आपको अगर अच्छे से समझ आया होगा तभी आप इसका जवाब दे पाओगे। इसलिए राजपूताना के राजाओं का क्या उद्देश्य था कि मराठों से परेशान थे, इसलिए उन्होंने संधियां की। अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था कि वो राजपूताना के राजाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। अंग्रेज तो पूरे भारत पे अपना आधिपत्य स्थापित करना ही चाहते थे, तो राजपूताना में भी चाहते थे। और दूसरे वो मराठों से भी परेशान थे, तो
तो इसलिए उन्होंने संधियां की। अंग्रेजों के दो कारण समझ में आते हैं, राजपूताना के राजाओं का एक ही कारण समझ में आता है। ये तो अपने उद्देश्य हो गए। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली यानी ये संधियां जो है ये काम कैसे करेंगे, कैसे काम करेंगे ये संधि। तो कार्यप्रणाली क्या होगी? कार्यप्रणाली ये होगी कि अंग्रेज जो थे वो राजपूताना के राजाओं के पास आए और उन्हें आके ये कहा कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं। तो राजपूताना के राजाओं ने कहा ठीक है संधियां कर लेंगे, लेकिन किस प्रकार से करेंगे, कार्यप्रणाली क्या होगी, रूपरेखा क्या होगी। कार्यप्रणाली कह सकते हो, रूपरेखा कह सकते हो ना। तो कार्यप्रणाली में अंग्रेजों ने ये कहा कि एक तो हम आपके राज्य में क्या रखेंगे, सेना रखेंगे। वो सेना आपके जो दूसरे सैनिक है उनको प्रशिक्षित करेगी, प्लस आपके राज्य की क्या करेगी, हिफाजत करेगी। तो एक तो हम आपके राज्य में क्या रखेंगे, सेना रखेंगे, और एक हम आपके राज्य में पीए, पीए का कहें तो पॉलिटिकल एजेंट, यानी एक एजेंट नियुक्त करेंगे, यानी अंग्रेजों का एक एजेंट नियुक्त करेंगे जो पॉलिटिकल होगा। पॉलिटिकल मतलब क्या, राजनीतिक मुद्दों पर आपको सलाह देगा और राजनीतिक मुद्दों की जो भी समस्याएं होगी उनको सुलझाएगा। तो एक तो सेना रखेंगे और एक आपके राज्य में क्या रखेंगे, हम पॉलिटिकल एजेंट रखेंगे। तभी आपने 1857 की क्रांति में देखा होगा कि अगर कहें जोधपुर, तो जोधपुर के पीए कौन थे, तो मैकमोहन थे। उदयपुर के पीए कौन थे, तो साबर्स थे। तो वो पीए की शुरुआत कहाँ से होती है, वो पीए की शुरुआत होती है इन संधियों से। तो इन्होंने प्रत्येक रियासत में एक एक पीए रख दिया, जिससे उस रियासत की जो भी समस्याएं उनको सॉल्व करने के लिए पीए होता था। और ये पीए जो था ये अपनी रिपोर्ट जो होती थी वो किसको भेजता था, पीए जो होते थे, ये पॉलिटिकल जो एजेंट होते थे, वो अपनी रिपोर्ट किसको भेजते थे, तो ये अपनी रिपोर्ट जो भेजते थे ये गवर्नर जनरल को भेजते थे। किसको भेजते थे, गवर्नर जनरल को भेजते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम एक सेना रखेंगे अंग्रेजों ने कहा, और एक क्या करेंगे, पीए की नियुक्ति करेंगे, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट। इसके बदले में हम सेना रख रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, पीए भी रख रहे हैं इसके बदले में। तो इसके बदले में उन्होंने कहा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको हमें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आप हमें इतनी फिक्स आमदनी दे दोगे और हम आपकी इस तरह से सेवा करेंगे। कोई भी राज्य आप पे आक्रमण करेगा या कोई भी दूसरा कोई विरोध होगा, कुछ भी होगा, तो उसको शांत करने का काम कौन करेंगे, हम करेंगे। ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों ने ये भी कहा कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम आपकी क्या करेंगे, आंतरिक सुरक्षा करेंगे। यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं ये शब्द लिख रहा हूँ बोर्ड पे। देखो, आंतरिक सुरक्षा और नंबर 2 पे ध्यान रखना, विदेशी मामले। ध्यान से देखना, आंतरिक सुरक्षा और विदेशी मामले। अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने ये कहा कि हम आपकी आंतरिक सुरक्षा और विदेशी मामले, ये जो है ये कौन देखेगा, ये हम देखेंगे, यानी ये देखेंगे, अंग्रेज देखेंगे। आंतरिक सुरक्षा का बात कर रहा हूं मैं, आंतरिक मामलों की बात नहीं कर रहा हूं। अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। आंतरिक सुरक्षा का बोल के आए थे और बाद में इन्होंने आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और यही कारण होगा कि बाद में राजा परेशान हो जाएंगे, राजा के नीचे जो सामंत है वो परेशान हो जाएंगे, आम जनता, मजदूर, किसान, शिल्पी सारे परेशान हो जाएंगे। और जब पूरा वर्ग परेशान हो जाएगा तो लास्ट में क्रांति होगी जिसका नाम है 1857 की क्रांति। तो ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो संधियों की बात करें तो उद्देश्य दोनों के पता होना चाहिए आपको कि राजपूत राजाओं के क्या उद्देश्य थे, अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। उसके अलावा कार्यप्रणाली यानी ये संधियां काम कैसे करेंगी। तो उन्होंने कहा था हम आपके राज्य में एक सेना की टुकड़ी रखेंगे और क्या करेंगे, एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर देंगे जो आपके आंतरिक सुरक्षा करेगा और आपके विदेशी मामले देखेगा। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी। अब अपन शुरुआत करते हैं जिस फैक्ट का आपको इंतजार था कि जो ज्यादातर बुक्स में या देखने को मिलता है, हालांकि क्वेश्चन तो उसी में से आते हैं और हो सकता है कि क्वेश्चन इसमें से भी आ जाए। और कम से कम आपको क्या है कि थ्योरी अगर दिमाग में होगी तो चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेगी। जो मैंने कहा कारण बता नहीं चाहिए। अब देखो संधियां, तो हमने उद्देश्य देख लिए, हमने कार्यप्रणाली देख ली। अब देखो संधियां देखते हैं। ये संधि तो राजपूताना के जो राजाओं के साथ जो संधियां की गई थी वो 2 प्रकार की संधियां की गई। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की संधि। एक प्रकार की संधि और 2 प्रकार की संधि हमारे राजस्थान के राजाओं के साथ की गई। पहली जो संधि है
पहली जो संधि की थी, ये जो सहायक संधि हुई थी, इसको सहायक संधि, ये जो सहायक संधि थी ये किसने की थी? तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वेलेज़ली। कौन थे? वेलेज़ली। तो इनको हम वेलेज़ली की सहायक संधियां बोलते हैं। इनको हम वेलेज़ली की सहायक संधियां बोल सकते हैं, या इनको हम प्रथम दौर की संधियां बोल सकते हैं। प्रथम दौर की संधि, सॉरी प्रथम दौर की संधि, प्रथम दौर की संधियां भी हम इनको बोल सकते हैं। ये संधियां अलग है। अगर बात करें दूसरी संधियों की, तो ये जो संधियां की थी ये किसने की थी? तो ये की थी उस समय गवर्नर जो जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा ये संधियां की गई। इनको हम द्वितीय दौर की संधियां भी बोल सकते हैं, और एक नाम इनका और मिलता है। इनको हम कहते हैं, एक नाम जो है द्वितीय दौर की संधि होगी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा की गई संधि होगी, या तीसरा जो नाम है वो है आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत। आश्रित, ये नाम भी कई जगह देखने को मिलता है, आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत की गई संधियां। आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत की गई संधियां। अगर इन शब्दों, इन जो लॉजिकल शब्दों को इनका मतलब समझे तो कहने का मतलब सीधा सीधा था कि गवर्नर जनरल का उद्देश्य था कि राजपुता ना के राजाओं को आश्रित बनाना। ठीक है, तो आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत की गई संधियां कौन सी संधियां हैं? ये संधियां हैं दूसरे दौर की संधियां। और ये किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। और ये वाली जो संधियां हैं ये प्रथम दौर की संधियां हैं। और ये किसने की थी? तो ये की थी वेलेज़ली के द्वारा की गई थी, वेलेज़ली की सहायक संधि। अब इन संधियों का अपन कालक्रम देखते हैं, राजस्थान के राजाओं के हिसाब से देखते हैं। तो ये जो संधियां हुई थी, ये संधियां हुई थी अपनी राजस्थान में 1803 और 1804। और ये जो संधियां की गई है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो संधियां की थी, ये संधियां जो की है ये की गई है 1818 से लेके और 1823 ईस्वी तक। लास्ट में 0 ही नहीं की थी, तो वो ये ठीक है। तो ये दो प्रकार की संधि हमें पढ़नी है। अधिकतर स्टूडेंट इनको मिक्स भी कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये संधि कौन सी है, ये संधि। ये देखो ना कालक्रम ही अलग है, ये 1803 से 4 का काल है, समय है, और यहाँ देखो 1818 से 23 के बीच में। तो दो प्रकार की अलग अलग संधियां हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान करें। अब अपन पढ़ते हैं, अपन कौन सी संधियां पढ़ रहे हैं? तो ये अपन पढ़ रहे हैं सहायक संधियां। कौन सी संधियां पढ़ रहे हैं? सहायक संधि। तो ध्यान रखना दोस्तों की सहायक संधियों की अगर बात करें तो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सहायक संधियों का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तब आप क्या कहोगे? वेलेज़ली को कहा जाता है सहायक संधियों का जन्मदाता। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। जन्मदाता, सहायक संधियों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तब तो आपको आंसर क्या करना है? वेलेज़ली को। और अगर आपसे पूछ ले कि सहायक संधियों का सर्वप्रथम प्रयोग क्या है? सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना, फ्रांस का एक गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसके द्वारा सबसे पहले सहायक संधियों का प्रयोग किया गया। दो क्वेश्चन अलग अलग है। एक क्वेश्चन ये है कि सहायक संधियों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्या कहोगे? लॉर्ड वेलेज़ली। जो वेलेज़ली है जिन्होंने प्रथम दौर की संधियां की है, इन्हें सहायक संधियों का हम क्या कहते हैं? जन्मदाता। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वप्रथम सहायक संधियों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तब आपको देना क्या है आंसर? फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम क्या था? डुप्ले। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा अच्छा ये पूछ गया आपसे कि विस्तृत तौर पर या व्यापक तौर पर सहायक संधियों का प्रयोग किसने किया था? तो फिर वेलेज़ली ने किया था। डुप्ले ने सहायक संधि की नीति दी थी लेकिन वो इतनी कारगर साबित नहीं हुई, इसलिए सर्वप्रथम प्रयोग तो डुप्ले का माना जाएगा, लेकिन सहायक संधियों का व्यवस्थित रूप से अपने जन्मदाता किसको माना जाएगा? वेलेज़ली को माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सहायक संधियों का जन्मदाता कौन है? वेलेज़ली। ठीक है, अब वेलेज़ली की अपन सहायक संधियों की बात करते हैं कि किस किस रियासत ने कब कब सहायक संधि की और क्या चीजें की। तो थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, आप इसको स्लो भी कर सकते हो या फिर इसको आप 2 बार भी पढ़ सकते हो, क्योंकि थोड़ी फैक्ट ज्यादा रहेंगे तो हो सकता है कि आपको याद करने में दिक्कत हो। वैसे मैं कोशिश करूंगा अभी की अभी आपको याद करवाने की। ये संधियां और ये संधियां आपको क्लास में ही याद करवा दी जाएगी अगर आप थोड़ा सा सजग होकर बैठोगे। ठीक है, पहली संधि देखो,
सबसे पहले जो संधि की थी वो किस रियासत ने की थी? हमारी राजस्थान की जो रियासत थी वो थी भरतपुर। किस रियासत ने की थी? भरतपुर रियासत के द्वारा ये संधि की गई। उस समय भरतपुर के शासक कौन थे? तो देखो, ग से भरतपुर और र से रणजीत सिंह। तो उस समय शासक कौन थे? तो आपको ध्यान में रखना है, रणजीत सिंह। जाट शासक थे, इनका नाम था रणजीत सिंह। और इसकी आपको डेट भी याद रखनी है क्योंकि सबसे पहले की गई है। इसकी डेट थी 29 सितंबर, यानी 29 सितंबर। देखो कालक्रम क्या लिखा है अपन ने? 1803 लिखा है ना, तो 1803, 29 सितंबर 1803 ईस्वी को राजस्थान की भरतपुर रियासत ने संधि की थी। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। जाट शासक था भरतपुर। 2-3 बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वैसे भरतपुर और ऐसे रणजीत सिंह। कब की थी? 29 सितंबर 1803। आगे अगर बात करें भरतपुर के बाद अगली जो संधि हुई थी वो हुई थी किस रियासत के साथ? तो अलवर। अब देखो यहाँ थोड़ी सी राइम बन रही है आपकी, क्या कि राजा का नाम क्या है? बख्तावर। राजा का नाम है बख्तावर सिंह। क्या नाम है? बख्तावर सिंह। अब देखो अलवर बख्तावर, अलवर बख्तावर। तो अलवर रियासत के साथ जो संधि की थी अंग्रेजों ने, उस समय शासक कौन थे? बख्तावर सिंह। और ये संधि कब की गई थी? 14 नवंबर, और ईयर जो है वो 1803। उसके बाद तीसरी जो संधि है वो कौन सी संधि है? जयपुर रियासत के साथ जो संधि की गई है। जयपुर रियासत के साथ जो संधि हुई थी उस समय जयपुर के शासक कौन थे? तो याद रखना है, जगत सिंह। सेकंड कह सकते हो इनको, या अगर सेकंड नहीं लगाओ तो सवाई जगत सिंह लगा सकते हो ना, सवाई जगत सिंह भी लगा सकते हो। ये ध्यान रखना। जैसे जयपुर, जैसे जगत सिंह, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जयपुर और जैसे जगत सिंह। तो जयपुर रियासत के साथ संधि करने वाली रियासत कौन सी है? जगत सिंह। ये संधि कब हुई थी? तो ये संधि जो हुई थी ये हुई थी आपके 12 दिसंबर 1803 में। और चौथी जो रियासत है वो है जोधपुर रियासत। नंबर 4 पे जो रियासत है वो कौन सी है? जोधपुर रियासत। और जोधपुर रियासत के साथ जो संधि हुई थी उस समय जोधपुर के शासक थे भीम सिंह राठौड़। कौन थे? भीम सिंह राठौड़। जोधपुर के राजा अपने नाम के पीछे राठौड़ लगाते थे, ये आपको पता ही है, भीम सिंह राठौड़। ये जो भीम सिंह राठौड़ थे, इन्होंने संधि कब की थी? इन्होंने संधि की थी 22 दिसंबर 1803 को। आगे कुछ और रियासतें हैं जिनके बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना। ये जो संधियां है ना, प्रथम दौर वाली संधियां, ये बहुत कम रियासतों ने की, और ये संधियां उतनी व्यापक भी नहीं थी, और इन संधियों का उतना प्रभाव भी नहीं पड़ा, और बाद में ये संधियां निरस्त भी कर दी गई थी। ठीक है, तो असली जो संधियों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपने पूछे जाते हैं जो आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत की गई संधियां थी, या कौन से वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो संधियां की थी ना, उन संधियों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी जो कि 2 प्रकार की संधियां हुई हैं, तो अपन को दोनों का ही अध्ययन करना है। आपके राजस्थान के, आधुनिक राजस्थान के इतिहास की इस क्लास में हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे, क्योंकि आधुनिक राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और कभी-कभी डीपली भी पूछते हैं। तो बिल्कुल ये मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे, तो इसलिए हम दोनों दौर की संधियों के बारे में बात कर रहे हैं। भरतपुर के रणजीत सिंह है, अलवर के बख्तावर सिंह, जयपुर के जगत सिंह, जोधपुर के भीम सिंह। नंबर 5 पे अगर बात करें उदयपुर रियासत। ठीक है, उदयपुर रियासत के साथ जो संधि की थी उनका नाम था, शासक का नाम था महाराणा भीम सिंह। कौन थे? महाराणा भीम सिंह। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, भीम सिंह राठौड़। तो ये जोधपुर के हो गए, और ये उदयपुर वाले अपने नाम के आगे महाराणा लगाते थे, तो ये हो जाएंगे महाराणा भीम सिंह। और वैसे भी भीम सिंह दोनों है, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी ना। इनका सन और आपको याद नहीं रखना, तारीख इतना नहीं उलझना, क्योंकि अधिकतर सन पूछा जाएगा तो सिर्फ इसी का पूछा जाएगा। मैंने तो 2-3 का आपको लिखा दिया। उदयपुर के बाद अगर और बात करें आपके बूंदी रियासत, तो बूंदी रियासत के जो शासक थे, बूंदी रियासत के शासक कौन थे? तो बूंदी रियासत उस समय शासक थे जिनका नाम था विष्णु सिंह। कौन थे? विष्णु सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और रियासत आप याद कर सकते हो, नंबर 7। और नंबर 7 पे जो रियासत है उसका नाम क्या है? करौली। कौन सी है? करौली रियासत। और करौली के जो शासक थे उनका नाम था मदनपाल सिंह। कौन थे? मदनपाल सिंह। कौन है? मदनपाल सिंह। तो ये आपको इतनी रियासतों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है।
एक बार फिर से कह रहा हूँ, संधियां के कारण क्या थे वो अपन ने देख लिया। उसके बाद संधियां जो थी उनमें अपन ने ये देख लिया कि उद्देश्य क्या थे। राजपूताना के राजाओं के अलग उद्देश्य थे और अंग्रेजों के अलग उद्देश्य थे, वो भी अपन ने देख लिए। उसके बाद संधियों का अपन ने देखा था कि उद्देश्य के साथ कार्य प्रणाली, यानी वो संधियां काम कैसे करेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा था कि हम राज्य में एक सेना रखेंगे और एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर देंगे, तो वो सारे जो है आपके राज्य को संभालेंगे। उसके बाद अपन ने ये भी देखा था कि संधियां दो प्रकार की हुई, एक है प्रथम दौर की संधियां, एक है द्वितीय दौर की संधियां। प्रथम दौर की जो संधियां हैं उनका कालक्रम है 1803 से लेकर 4 तक, और द्वितीय दौर की जो संधियां हैं उनका कालक्रम है 1818 से लेकर 23 तक। प्रथम दौर की संधियां किसके द्वारा की गई थी, तो जो उस समय गवर्नर जनरल थे जिनका नाम क्या है, वेलेस्ली, नाम याद रखना है, वेलेस्ली। वेलेस्ली को सहायक संधियों का जन्मदाता भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। और अगर पूछ ले कि सर्वप्रथम सहायक संधियों का प्रयोग किसने किया, तो नाम क्या लोगे आप, डुप्ले। ठीक है, तो ये प्रथम दौर की संधियां देख ली अपन। पहली भरतपुर है, वैसे भरतपुर, वैसे रणजीत सिंह, याद रह जाएगा। और ये डेट आपको याद रखनी है, 29 सितंबर 1803। फिर अलवर बख्तावर सिंह, जयपुर, जैसे जगत सिंह, कोई दिक्कत ही नहीं है। जोधपुर के भी भीम सिंह है, उदयपुर के भी भीम सिंह है, लेकिन जोधपुर वाले भीम सिंह राठौड़ है और उदयपुर के महाराणा भीम सिंह है। बूंदी आप विष्णु भगवान के चढ़ाते ही हो, सबसे पहले भोग लगाते हो बूंदी किसके, विष्णु भगवान के चढ़ाते हो ना, तो याद रह जाएगा बूंदी के कौन थे, विष्णु सिंह। और एक करौली को और याद रख लेना कौन थे, मदन बहादुर। तो ये आपकी होगी प्रथम दौर की संधि। अब अपन जो बात करते हैं वो बात करते हैं अपन द्वितीय दौर की संधियों के बारे में। द्वितीय दौर की संधियों के बारे में ये, ठीक है, द्वितीय दौर की संधियों के बारे में अपन बात करते हैं। ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द्वितीय दौर की संधियों के बारे में, क्योंकि ये संधियां थोड़ी बड़ी हैं, मतलब इनमें डेट ज्यादा है, इनमें फैक्ट भी ज्यादा है, और इनको अपन थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ेंगे ताकि आपको क्लास में याद हो जाए। तो नेक्स्ट जो आधे या पौन घंटे की क्लास होगी उसमें आपकी द्वितीय दौर की संधियां भी कंप्लीट हो जाएंगी, और उसके साथ आपकी संधियों का टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।